गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक छोटे से टॉपिक फाइलम सिलेंट्रेटा का एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे। फाइलम सिलेंट्रेटा अपने पोरीफेरा के बाद ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दूसरा ग्रुप आ जाता है। इस फाइलम सिलेंट्रेटा का एक जनरल मीनिंग अपने समझते हैं। ये सिलेंट्रेटा जो वर्ड है वो आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो इसके अंदर सील सील मतलब होलो, और एंट्रोन मीन्स इंटेस्टाइन। अब हम एक्चुअल में हम इसकी जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके जो अंदर की तरफ मौजूद एक सिलोम, जो एक खोखला पार्ट है, उस खोखले पार्ट को आप एक प्रीलिम इंटेस्टाइन मान सकते हैं। ये इस एनिमल के अंदर सबसे पहले अपीयर हो रहा है, और वो एक तरीके से हमारे कह सकते हैं कि भी एक एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होना यहाँ शुरू हो चुका है। इसको हिंदी में अपने खोखली नलिका के नाम से अपने इन दोनों मीनिंग को एक साथ बता सकते हैं। इसके अंदर एक और इस ग्रुप का नाम है निडेरिया। निडेरिया जो इसके अंदर नाम जो पड़ा है वो इस वजह से है कि भी इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसे निडोब्लास्ट सेल या दंश कोशिका कहते हैं, या स्टिंग सेल के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, इन एनिमल के जो माउथ है उस माउथ के चारों तरफ कुछ टेंटिकल्स होते हैं, और इन टेंटिकल्स के ऊपर कुछ स्टिंग सेल पाई जाती हैं, और इन स्टिंग सेल की हेल्प से वो अपने फूड को या शिकार को कैप्चर करने का काम करता है। तो इस वजह से ये निडोब्लास्ट जो सेल इसमें प्रेजेंट है, उस वजह से इसका नाम जो है हम इसका निडेरिया भी रखते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा इसका हिस्ट्री पर्सपेक्टिव हम देखेंगे। ल्यूकॉर्ट ने जो है सबसे पहले इसका नाम जो है प्रपोज किया था 1847 के अंदर सिलेंट्रेट्स, और हैशचेक ने जो है 1878 के अंदर इसका नाम जो है वो निडेरिया सजेस्ट किया था। देखिए कुछ एनिमल जो है वो अपने यहाँ इसके अंदर देख रहे हैं इसके, जैसे कि ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक यूनिवर्सल एग्जांपल है सिलेंट्रेटा का, वो हाइड्रा देख रहे हैं इसके अंदर। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि हार्ड कोरल जो मैंने यहाँ एग्जांपल को मेंशन किया है, ये हार्ड कोरल मीन्स मूंगे के नाम से हम इसे हिंदी में जानते हैं। इसे काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो समुद्रों के बेस में मिलने वाली जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों का निर्माण करने का इसका काम होता है। एक ये सी पेन आप देख रहे हो, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। इसी तरीके से सॉफ्ट कोरल के अंदर गोर्गिनिया का एक एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हो, जेलीफिश भी आप देख रहे हो इसके अंदर, और सी एनमियोन, ये भी अपने जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तब उसमें इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक यूनिक जो अंदर हम सी के बेस में जब हम अंदर की तरफ देखते हैं, एक अलग दुनिया जो सजी हुई है वो इन सिलेंट्रेट्स जीवों से ही सजी होती है। मतलब एक तरीके से समुद्र का जो हैबिटेट है अंदर की तरफ, उसको एक बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिटी जो है ये एनिमल प्रोवाइड करते हैं। नाउ हम नेक्स्ट इसके अंदर इसके डिस्कशन करेंगे इसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। मोस्टली ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक में ये मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे कि हाइड्रा का आपने देख रहे हैं, इस हाइड्रा का एग्जांपल फ्रेश वाटर एनिमल के रूप में होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर या तो ये सिसाइल और फ्री लिविंग या फ्री स्विमर टाइप के ये क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। सिसाइल मीन्स किसी बेस से ये चिपके रहते हैं, जबकि फ्री लिविंग का मतलब ये हुआ कि भी ये किसी बेस से न चिपके होकर ये अपने फ्री तरीके से जो है वो तैरते रहते हैं इसके अंदर। जैसे कि ये दो एग्जांपल हाइड्रा का और इसी तरीके से यहाँ ये ओरिलिया का आप देख रहे हो। हालांकि हम और आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना इसकी सिमेट्री के बारे में बात करें। सिमेट्री इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, गोलीय सममिति जिसे हम कहते हैं। रेडियल सिमेट्री इसके हम यदि माउथ के हिसाब से देखें तब इसमें आप इसको रेडियल सिमेट्री के हिसाब से बता सकते हो इसके अंदर। और यदि आप इसका ऑर्गेनाइजेशन देखें तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पर टिश्यू की फॉर्मेशन होना शुरू हो चुकी है।
टिश्यू आप कह सकते हो एक ग्रुप ऑफ सेम फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर सेल जो है ग्रुप, वो आपका टिश्यू कहलाता है। यहाँ आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्केबल पॉइंट है इसका जो हम कह सकते हैं इसके अंदर, वो है फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यू जो है वो अपीयर इसके अंदर हो चुका है। तो यहाँ इस ग्रुप के अंदर सबसे पहले टिश्यू के रूप में नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यू जो है वो सबसे पहले अपीयर होता है इसके अंदर। नाउ हम इसकी यदि बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक के रूप में आप यहाँ बात करेंगे इसके अंदर कि भी ये दो तरीके की जर्म लेयर से बना होता है एम्ब्रियोनिक। एक तो आउटर इसमें आपको मिलेगी एक्टोड्रम और इनर साइड की तरफ आपको मिलेगी इसके अंदर एंडोड्रम। लेकिन एंडोड्रम की बात करें अपने यहाँ पर, जैसे कि इस डायग्राम में देखेंगे इसके अंदर, उसको आप एक स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसे गैस्ट्रोड्रम नाम दिया गया है। जैसे कि मैंने अभी इसको दोबारा से लेबल करूँगा इसके अंदर कि भी ये इसके अंदर यहाँ इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के साथ ही आप इसके अंदर जो है वो गैस्ट्रोड्रम को देख रहे हैं इसके अंदर। थोड़ा सा इस डायग्राम को अपने जूम कर लेते हैं यहाँ, तब अपने को बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। एक्चुअल में ये डिप्लोब्लास्टिसिटी के अंदर ये एपिडर्मिस हो गई और ये इसके अंदर गैस्ट्रोड्रम। गैस्ट्रोड्रम एक्चुअल में इन एनिमल के बीच के अंदर पाए जाने वाली, जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो अंदर एक कैविटी होती है जो एक प्रीलिम इंटेस्टाइन का काम करती है, ठीक है। जैसे कि अभी इस डायग्राम को थोड़ा सा और फोकस करेंगे एडजस्ट इसके अंदर, जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की जो इनर सरफेस है वो आपको एक स्पेसिफिक नाम, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के हिसाब से हम इसको गैस्ट्रोडर्मिस, ये आपकी एंडोडर्मिस के इक्वलेंट है, ठीक है। इसी तरीके से एपिडर्मिस आप देख रहे हो पोरीफेरन की तरीके से इसके जो मिडल लेयर जो होती है उसे आप मीजोगेलिया के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ आपको इसमें एक डिफरेंस मिलेगा कि पोरीफेरन एनिमल के अंदर जो मीजोगेलिया है उसमें जिलेटिन की मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन और सेल की अमाउंट क्या थी उसके अंदर कम थी। यहाँ धीरे धीरे करके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो चुकी है और साथ में जो जिलेटिन है वो कंपैरेटिवली थोड़ी क्या होगी इसके अंदर कम मात्रा के अंदर मौजूद है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम इसके अंदर बात करेंगे, इसके अंदर जो इसका एक स्पेसिफिक फीचर है उसे आप कहेंगे कि भी नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल जो है वो एक्चुअल में इसको एक नाम स्टिंग सेल के नाम से भी हम दूसरा दे सकते हैं इसके अंदर। यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक्चुअल में इसकी जो है नीडोब्लास्ट सेल का एक डायग्राम देख रहे हैं इसमें, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे, तो जूम में हम देखेंगे कि भी यहाँ नीडोब्लास्ट सेल जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसका काम करने का तरीका क्या होता है। एक्चुअल में ये एक नीडोब्लास्ट सेल जो है वो डिस्चार्ज, यानी कि जब इसको यूज किया गया तब उस कंडीशन के अंदर है, और ये नीडोब्लास्ट सेल जो है वो अनडिस्चार्ज फॉर्म के अंदर है। अनडिस्चार्ज मतलब अनयूज्ड फॉर्म के अंदर है। एक्चुअल के अंदर इस सेल के जो मतलब दो पार्ट होते हैं, या नीडोसाइट के जो है मतलब इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो इसके अंदर होता है कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर आप ये थ्रेड देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, जो इसका एक्चुअल में स्टिंग या बार्ब्स के नाम से आप इसे जानते हो, ये तो इसके अंदर जो है ये इसमें कैप्सूल है, जबकि ये नीडोसाइट सेल जो है वो इसके अंदर मौजूद है। एक्चुअल में जब ये नहीं यूज होती तब उस कंडीशन में इसका जो स्टिंग या जो बार्ब है वो अंदर की तरफ ही मौजूद रहता है। लेकिन किसी भी तरीके के स्टिमुलस से जब इसका मतलब डिस्चार्ज होता है तब ये इसका जो बार्ब है या स्टिंग है वो बाहर की तरफ आ जाता है, और एक तरीके से जो शिकार है उस शिकार के शरीर के अंदर ये क्या हो जाता है, घुस जाता है, और एक तरीके से शिकार को पकड़ने में, ठीक है, पैरालाइज करने के अंदर ये प्रमुख रूप से अपनी यूज को बताता है, ठीक है। एक्चुअल में ये जो इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल जो है वो इनके इन टेंटिकल्स के ऊपर पाए जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हो इधर टेंटिकल्स है और इधर जो है मतलब टेंटिकल्स जो है हर फॉर्म के अंदर आपको मिलेंगे इसके अंदर।
निमेटोसाइट सेल के नाम से भी अपने, तो इसी नीडोब्लास्ट सेल या नीडोसाइट सेल के नाम से ही इसका एक निडेरिया नाम जो है वो पड़ा था। अब बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट फीचर, इसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एज यूजुअल हम पहले भी इसके बारे में एक डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ये इसके अंदर एक्चुअल में हम इसको थोड़ा सा डायग्राम को जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो इसके अंदर ओपन होती है एक सिंगल ओपनिंग से, जो माउथ के नाम से हमने यहाँ इसको लिखा है, लेकिन एक्चुअल में इसको एक नाम और दे सकते हैं जिसको हम हाइपोस्टोम, माउथ को हम कह सकते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम जो है वो नाम टेक्निकली इस वजह से दिया गया कि हम माउथ इसको इस वजह से नहीं कह सकते हैं क्योंकि इनके जो टेंटिकल से पकड़ा गया जो शिकार है वो या फूड है वो इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाता है, और इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में इसका डाइजेशन होने के बाद में अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो इसी माउथ से जो है वो बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो टेक्निकली ये एक तरीके से एनस और जो माउथ है दोनों तरीके का काम करता है, तो इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है हाइपोस्टोम। और इस हाइपोस्टोम के चारों तरफ आपको इसके अंदर मिलेंगे घेरे हुए टेंटिकल्स। टेंटिकल्स जो आपने देखा कि भी जिनके ऊपर स्टिंग सेल पाई जाती है, ये टेंटिकल्स जो है वो इसके चारों तरफ से क्या है, घेरे हुए। तो इस तरीके से ये इसके अंदर आपको दिख रही है कि भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। टेंटिकल्स आर अरेंज्ड अराउंड द माउथ, लास्ट पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कशन कर रहे हैं जो आपने अभी इस डायग्राम के अंदर भी देखा है। ये तो हुआ अपने इसके कुछ पॉइंट, कुछ और पॉइंट भी हम इसके डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इसके रेस्पिरेशन की रिगार्डिंग हम बात करेंगे, तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन वो है डिफ्यूजन से बॉडी सरफेस से। रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज हो जाता है, और बॉडी की हर जो सेल है वो इंडिविजुअली अपना जो है मतलब इस प्रोसेस में अपना रोल अदा करती है। उसी तरीके से एक्सक्रीशन में भी इस तरीके का जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो इसका अमोनिया वो बॉडी सरफेस से डिफ्यूज हो जाता है। तो इट मीन्स इसके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरह का डाइजेशन इसके अंदर हो रहा है। हम थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के बारे में हम बात करें तो इसमें यदि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर यदि डाइजेशन यदि हो रहा है तो उसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहेंगे, लेकिन यदि फूड पार्टिकल यदि सेल के अंदर डाइजेस्ट हो रहे हैं तो इसे आप इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के नाम से जानेंगे इसके अंदर। अब और एक और इम्पोर्टेंट जो है वो इसके अंदर कि भी ये दो फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। दो फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि भी ये जो एनिमल है वो एक्चुअल के अंदर दो तरीके से पाए जाते हैं जिनको आप जॉइड्स कहते हैं। जॉइड्स में दो फॉर्म में, एक तो इसकी स्टेज है पॉलिप। पॉलिप जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फिक्स सेसाइल नेचर का, सिलेंड्रिकल फिक्स सेसाइल और एसेक्सुअल एनिमल होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो इसके अंदर, ये आपके हाइड्रा के अंदर जो है मतलब किसी एक बेस से इसका अटैचमेंट हो गया, और बेस से अटैचमेंट होने के साथ ही ये अपने पूरे जीवन को इसी तरीके से क्या करेगा, स्पेंड करेगा या व्यतीत करेगा। कोई स्पेसिफिकली ये इस बेस को मतलब इससे डिटैच होने का प्रयास नहीं करेगा, और ये इसकी एसेक्सुअल फॉर्म है इसके अंदर। बात आती है इसके अंदर मेडुसा। मेडुसा जो है वो अम्बल शेप या अम्ब्रेला शेप और बेल शेप इसकी शेप होती है, और ये फ्री लिविंग होते हैं और सेक्सुअल एनिमल होते हैं ये इसके अंदर। तो इस तरीके से पोलिप और मेडुसा दो फॉर्म। तो पोलिप और मेडुसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। इसके पोलिप और मेडुसा में क्या डिफरेंस होता है या इसके सिलेंट्रेट्स की जो है दो फॉर्म पाई जाती है, वो आप एक जनरल वे के अंदर आपसे वो इस तरीके से पूछा जा सकता है इसके अंदर। अब बात आती है इसके अंदर हमारे जो अगला पॉइंट है, इसके अंदर हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका जो है वो बडिंग के द्वारा, बडिंग जैसे कि आप देख रहे हो ये
एक हाइड्रा के अंदर लेटरल साइड की तरफ जो है वो बड जो है वो बन रही है और ये बाद में इससे डिटैच हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यदि हम बात करें तो स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके अंदर। इस ग्रुप के अंदर जो गैमीट्स है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में इसके अंदर इसकी जो एडवांस जो टाइप के जो मेडुसा टाइप की जो फॉर्म होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस मेडुसा के अंदर स्पेसिफिकली गोनेड्स जो है वो भी डेवलप हो चुके हैं इसके अंदर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर होता है और इसकी एक स्पेसिफिक लार्वल स्टेज है जिसको प्लेनुला लार्वा कहते हैं, वो इसके अंदर यहाँ पाई जाती है। एक प्लेनुला लार्वा का जो डायग्राम आप देख रहे हो इसके अंदर, जैसे कि ये मैंने मार्क किया है, इस प्लेनुला लार्वा के अंदर अंदर की तरफ जो है मतलब रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव टाइप की सेल का ग्रुप पाया जाता है और बाहर की तरफ एक इसके अंदर एपिडर्मिस के ऊपर की तरफ सिलियाओं की एक लेयर जो है वो इसके अंदर आपको दिखाई देगी इसके अंदर। और ये प्लेनुला लार्वा जो है जनरली आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है लार्वा है, जो सिलेंट्रेटा का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसके अंदर। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको आप एक नाम भी देते हैं टेक्निकली मेटाजेनेसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनिमल के लाइफ साइकिल के अंदर एक बार तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनकी रिपीटेशन होती है, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन यदि जनरेशन टू जनरेशन इस तरीके से बार बार रिपीट होता है, उसको आप मेटाजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जनरेशन बनती है, दूसरी बार आपकी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से ये एक स्पेसिफिकली इसका जो जनरेशन बाय जनरेशन जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, इसको आप मेटाजेनेसिस के नाम से जानेंगे इसके अंदर। नाउ द लास्ट इसका जो पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर वो है रीजनरेशन। आपके जो सिलेंट्रेट्स जो एनिमल है, उस सिलेंट्रेट्स एनिमल के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी पूरे एनिमल किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है और उस रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर जो है बॉडी के अंदर स्पेसिफिक रीजनरेटिव टाइप की सेल जो है वो पाई जाती है और रीजनरेशन से ये अपने मतलब पूरे शरीर को क्या कर सकता है, दोबारा से बना सकता है। इवन इसका कोई काटा गया जो हिस्सा है वो भी क्या कर सकता है, पूरे बॉडी को बना सकता है। ये तो हमारे सिलेंट्रेटा का जो एक जनरल इंट्रोडक्शन था, उस के कैरेक्टर्स जो है वो हमने देखा और समझने का प्रयास किया। अगली वीडियो के अंदर हम जो है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। धन्यवाद।